नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह या साजिश में। इस चैनल में हम आपके लिए क्राइम की सच्ची घटनाएं लेकर आते हैं। दोस्तों, सारे माता पिता अपनी बेटियों को कितने नाजों से पालते हैं, उनकी जान उसमें बसती है और बड़े ही धूमधाम से बड़े अरमानों के साथ उनकी शादी और विदाई करते हैं। वहीं जब दूसरी तरफ ससुराल वाले हैवान मिल जाते हैं और पैसे की लालच में उनकी बेटी के साथ कुछ गलत कर देते हैं तो उनकी दुनिया ही उजड़ जाती है। कुछ ऐसा ही इस कहानी में हुआ है, तो आइए इसे डिटेल में जानते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि मैं जब भी नई घटनाएं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की कहानी 6 जुलाई 2019 की है। सुबह के करीब 10 बजे का समय था। उत्तर प्रदेश के राज्य कानपुर के शहर में जाने माने कागज के व्यापारी पद्म अग्रवाल अपनी दुकान में बैठे थे। रोज की तरह कागज खरीदने वाले और कर्मचारियों की चहल पहल शुरू हो गई थी। सब काफी बिजी थे, सुबह का टाइम था। सब काफी बिजी होते हैं तभी अचानक लगभग 11 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आता है और वह कॉल उनकी बेटी हर्षिता की होती है। वह कॉल उठाकर अपनी बेटी से उसका हाल चाल पूछते हैं तो हर्षिता रोते हुए अपने पापा पद्म अग्रवाल को बताती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उसकी सास उससे लगातार झगड़े कर रही है और उसे परेशान भी कर रही है। अब तो उसने मारपीट करना भी शुरू कर दिया है और झाड़ू से उसकी पिटाई कर रही है। उसे लगता है कि हर्षिता के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। हर्षिता बताती है कि इस सब में उसकी ननद और उसका पति आशीष भी शामिल है। उसकी सास ने उससे कार की चाबी छीन ली है और दरवाजा भी लॉक कर दिया है। हर्षिता अपने पापा को बोलती है, आप जल्द से जल्द मेरे ससुराल आएं और मुझे यहाँ से लेकर जाएं। अपनी बेटी हर्षिता की बात सुनकर पद्म सिंह के मन विचलित हो जाता है और वो तुरंत अपने दामाद उत्कर्ष को फोन लगाते हैं, परंतु उत्कर्ष फोन का जवाब नहीं देता है। तब उन्होंने अपनी समधी सुनील को फोन लगाकर हर्षिता के साथ जो हो रहा है उसके बारे में पूछते हैं, पर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। किसी से बात न होने के कारण उनका मन घबरा रहा होता है। वह हर्षिता के ससुराल जाने के लिए तैयार होने लग जाते हैं। तभी वो तैयार हो रहे होते हैं तो उनकी मोबाइल पर एक कॉल आता है। यह कॉल उनके समधी सुशील अग्रवाल की थी। जब उन्होंने कॉल उठाई तो सुशील थोड़े घबराए हुए आवाज में बोले, आप जल्द घर आइए। पद्म अग्रवाल उनसे कुछ पूछ पाते इससे पहले उन्होंने फोन काट दिया। जब पद्म अग्रवाल ने दोबारा कॉल लगाया तो फिर से कोई फोन का जवाब नहीं दे रहा था। अपनी समधी की बात सुनकर पद्म अग्रवाल बेचैन हो गए। उनके मन में अजीब सी शंकाएं ग्रसित होने लगी। वह सबसे पहले कार लेकर घर पहुंचे। वहां से अपनी पत्नी संतोष और बड़ी बेटी गीतिका को लेकर हर्षिता के ससुराल के लिए निकल पड़े। हर्षिता का ससुराल कानपुर के एलनगंज में पड़ता था। सुशील अग्रवाल का परिवार एलनगंज के एल डोरोड बिल्डिंग के 7th फ्लोर में रहता था। वहीं पद्मा अग्रवाल कानपुर में ही सर्वोदय नगर में रहते थे। सर्वोदय नगर से एलनगंज यानी हर्षिता के ससुराल की दूरी काफी कम थी, इसलिए कार से उन्हें पहुंचने में काफी कम वक्त लगा। और जैसे ही वो कार से वहां पहुंचे और जब कार से उतरे तो सामने का दृश्य देखकर वो चौंक जाते हैं। वहां काफी भीड़ लगी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं और अपार्टमेंट के बाहर ही फर्श पर उनकी बेटी हर्षिता की लाश पड़ी होती है। सामने गैलरी में हर्षिता का पति उत्कर्ष और उसकी सास रानू खड़े थे। जब उन्होंने उनसे घटना के बारे में पूछा तो रानू बताती है कि हर्षिता 7वीं मंजिल से गिर गई है और गिरते ही तुरंत उसकी मौत हो गई। उन्हें उन लोगों की बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य लगता है और बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता है। वो बहुत ही गुस्से से बोलते हैं, मेरी बेटी हर्षिता गिरी नहीं है बल्कि तुम लोगों ने उसे मार डाला। मैं तुम लोगों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार तथा सगे संबंधियों को भी घटना के बारे में सूचित करते हैं। और दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही उनके सारे परिवार वाले, जिसमें
पद्म सिंह का भाई, भतीजा और साला तुरंत ही घटनास्थल पर आ जाते हैं। अपनी बेटी का लाश देखकर हर्षिता की मां संतोष अग्रवाल जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते बेहोश भी हो जाती है। दूसरी तरफ हर्षिता की बड़ी बहन अपनी मां को संभालने में लग जाती है। परिवार के अन्य लोग भी हर्षिता के लाश देखकर बहुत बुरी हालत में आ जाते हैं और उन्हें भी यह देखकर विश्वास नहीं होता। गीतिका भी अपनी छोटी बहन का शव देखकर रो रही होती है। इधर जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है, वह तुरंत अपनी टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस आते ही सबसे पहले घटनास्थल को सिक्योर करती है, कवर कर लेती है ताकि कोई किसी चीज को हाथ ना लगाए और सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। चूंकि मामला काफी बड़ा होता है, शहर के 2 बड़े रईस घरों का मामला होता है, दोनों ही घर काफी संपन्न थे, काफी ही धनवान थे, इसलिए खबर को फैलते देर नहीं लगती। जैसे ही खबर फैलती है, तुरंत ही मीडिया वाले भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। पुलिस अधिकारी घटनास्थल की खबर तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देते हैं। हर्षिता अपार्टमेंट के 7वें मंजिल से गिरी थी। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी सिर की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। उसका चेहरा भी पूरी तरह बिगड़ गया था। शरीर के अन्य हिस्सों की हड्डियां भी टूट गई थी। पुलिस पूरे फ्लैट और किचन के एरिया का, जहां से हर्षिता गिरी थी, मुआयना करती है। पूरे एरिया का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है ताकि उसे कुछ और भी पता चले, लेकिन घटनास्थल से उसे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। फिर पुलिस सबसे पहले हर्षिता के पति उत्कर्ष से पूछताछ चालू कर देती है। वो पूछती है उत्कर्ष से कि बताओ क्या हुआ है। तो उत्कर्ष पुलिस को बताता है कि वह हर्षिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके जाने से अब सब कुछ खत्म हो गया है। इस शादी से दोनों बहुत खुश थे। यहाँ तक वो बताता है कि उत्कर्ष के मम्मी पापा यानी हर्षिता के सास ससुर भी इस शादी से बहुत खुश थे और हर्षिता से बहुत प्यार करते थे। वह यहाँ तक बताता है कि वह अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और दोनों साथ में फ्यूचर के बहुत सारे सपने संजोग रहे थे। और वो ये भी बताता है कि हर्षिता को फोटोग्राफी का शौक था। वो फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू करना चाहती थी और ये लोग उसमें भी उसकी मदद कर रहे थे। और हर्षिता को कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने एक कार भी दे रखी थी। हर्षिता पे कोई रोक टोक नहीं था। उत्कर्ष ने यह भी बताया कि 28 मई से 16 जून तक दोनों अमेरिका घूमने गए थे। वहां भी वो लोग ने काफी मजे किए, काफी अच्छे से घूमा और भविष्य को लेकर काफी सपने बुने, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि आगे ऐसा कुछ हो जाएगा। हर्षिता के ससुर सुशील अग्रवाल से जब पुलिस ने पूछा तो वो बताते हैं कि हर्षिता कैसे गिरी, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। हर्षिता के ससुर सुशील अग्रवाल ने बताया कि उन्हें अपनी फैक्ट्री जाना था, इसलिए वह सुबह ही घर से निकल गए और जब वो निकले थे घर में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, रोज जैसा दिनचर्या चल रहा था। दोपहर 12:30 बजे हर्षिता की सास रानू ने सुशील को फोन करके बताया कि हर्षिता अपार्टमेंट के खिड़की से नीचे गिर गई है। यह पता चलते ही हर्षिता के पिता को फोन किया और उन्हें जल्द से जल्द घर आने को कहा। हर्षिता की सास रानू अग्रवाल ने बताया कि आज सुबह हर्षिता काफी खुश थी और वो घर के साफ सफाई में लगी थी, घर के रोज के काम कर रही थी। तभी उनकी नौकरानी भी आ जाती है और दोनों मिलकर किचन की साफ सफाई कर रहे होते हैं और उन्हें कुछ जरूरी लेटर पोस्ट करने जाना था। सो वो दरवाजे तक ही पहुंची होती है, तभी पीछे से नौकरानी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागते हुए जब किचन में पहुंचती है तो देखती है कि हर्षिता खिड़की से नीचे गिर गई है। इस पर उन्होंने शोर मचाया और तुरंत नीचे जाकर देखा, तब तक हर्षिता की मौत हो चुकी थी। आप इस बात को हमारी नौकरानी शकुंतला से भी पूछ सकते हैं, ऐसा उन्होंने पुलिस से बताया। वो बोलती है कि शकुंतला मौकाए वारदात पे मौजूद थी, उसने ये सब कुछ देखा, सारी घटना उसकी आंखों के सामने हुई है, तो आप उससे भी ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं। पुलिस ने देखा कि अभी शकुंतला वहीं पे मौजूद है और जब उसकी सास बोल रही है कि घटना की इकलौती गवाह शकुंतला है, तो वो तुरंत बिना मौका गवाए शकुंतला से पूछताछ शुरू कर देते हैं। जब शकुंतला ने बताना शुरू किया तो सब हक्के बक्के रह गए। शकुंतला ने ऐसा राज खोला जिसने सारी घटना का सच सामने ला कर रख दिया।
शकुंतला ने बताया कि जब वह सुबह 9:30 बजे फ्लैट पर पहुंचती है, उस समय उत्कर्ष और उसके पापा फैक्ट्री जा चुके थे। हर्षिता और मालकिन रानू अग्रवाल घर में ही मौजूद थी। जब वो आई तो किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो रहा था। मालकिन रानू अपनी बहू हर्षिता से कह रही होती है कि नौकरानी को 8,000 दिए जाते हैं और तुम कमरे में पड़ी रहती हो, घर का कुछ काम भी नहीं करती। इसके बाद दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है और मालकिन हर्षिता को 2-3 थप्पड़ भी मार देती है। साथ ही साथ झाड़ू उठाकर उसे मारने लगती है। हर्षिता मैडम कार का चाबी लेकर बाहर जाने लगती है। रानू मालकिन गेट पे खड़ी हो जाती है और उसे जाने नहीं देती है और घर को अंदर से, मेन गेट को अंदर से ताला लगाकर चाबी भी अपने पास रख लेती है। अब गुस्से में हर्षिता कहने लगती है कि अपने पापा के घर चली जाएगी और वहां से कभी वापस नहीं आएगी। फिर मैं उन्हें समझा बुझाकर कमरे में लेकर आई और फिर मैं बर्तन धोने चली गई। लगभग 12:30 बजे मालकिन चिल्लाई। मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि हर्षिता भाभी खिड़की से लटकी हुई थी। मैंने उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश की पर वह मेरे हाथों से छूट गई। इस दौरान मालकिन पीछे खड़ी रही। उन्होंने मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं की। शायद वो मदद कर देती तो आज हर्षिता भाभी हमारे साथ होती। नौकरानी शकुंतला के इस बयान के बाद पुलिस ने तुरंत घर के अंदर और घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगी, जहां सब कुछ साफ दिख रहा था। कैसे हर्षिता की सास उसे मारती थी, उसे ताने देती थी और जब नोकझोंक ज्यादा बढ़ गई तो रानू ने किसी बात के लिए हर्षिता को 2-3 थप्पड़ मारे और उसे झाड़ू से पीटने लगी। गुस्से में हर्षिता ने पर्स और कार की चाबी ली और घर से बाहर जाने लगी। यह देखकर रानू दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और मेन गेट को अंदर से लॉक कर लेती है। हर्षिता के गिरने के बाद, यह भी सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड होता है कि हर्षिता के गिरने के बाद उसकी सास भागकर नीचे आती है और हर्षिता के पास आकर उसका पर्स और चाबी उठाती है। उसके बाद हर्षिता की कलाई पकड़ के जिंदा है या नहीं चेक करती। इसके बाद पति सुशील को फोन करके बोलती है, हर्षिता अब नहीं रही, जल्दी घर आओ। जांच के बाद हर्षिता को दहेज और पैसे के लिए परेशान करने के आरोप में सही पाया जाता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ हर्षिता की सास रानू अग्रवाल का था। यह बात भी सामने आई कि उसका पति उत्कर्ष और ससुर भी हर्षिता को उतनी ही तंग करते थे जितनी कि उसकी सास। यह सब देखने के बाद ही महिला पुलिस अधिकारी को ऑर्डर देते हैं कि हर्षिता की सास रानू अग्रवाल को तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। उसे हिरासत में लेने के बाद लोगों का गुस्सा बुरी तरह फूट जाता है। वहां खड़ी महिलाएं रानू अग्रवाल पर हमला करने की कोशिश करती है। इस दौरान पुलिस बीच में आकर रानू अग्रवाल को बताती है और पुलिस जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन भेज देती है। पुलिस ने हर्षिता के पति उत्कर्ष और ससुर को भी अरेस्ट कर लिया और अब पुलिस अधिकारी हर्षिता के पिता से सारी बात बताने को बोलते हैं। तब हर्षिता के पिता पद्म अग्रवाल शुरू से कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि वो कानपुर के शहर काकादेव थाने क्षेत्र में पोश इलाके सर्वोदय नगर के पास मोती बिहार के रहने वाले हैं। पद्म अग्रवाल अपनी फैमिली के साथ मोती बिहार में रहते थे। उनकी फैमिली में पत्नी संतोष के अलावा 2 बेटियां गीतिका और हर्षिता थी। पद्म अग्रवाल कागज के बहुत बड़े व्यापारी हैं। अग्रवाल समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। बड़ी बेटी गीतिका की शादी हो गई थी और वह अपने ससुराल में खुशहाल थी। गीतिका की छोटी बहन हर्षिता बहुत ही खूबसूरत, हंसमुख और होशियार थी। हर्षिता को बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था। वह फोटोग्राफी को अपना करियर बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी से प्रोफेशनल फोटोग्राफी का कोर्स पूरा कर लिया था। हर्षिता जहां फोटोग्राफी के व्यवसाय को करना चाहती थी, वहीं पद्म अग्रवाल उसका पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं और उसकी शादी के लिए लड़का भी ढूंढ रहे होते हैं। वह ऐसी फैमिली के घर की तलाश कर रहे होते हैं जहां उसे अपनी बेटी को मायके जैसा सुख सुविधा मिल जाए। काफी खोजबीन के बाद उन्हें उत्कर्ष की फैमिली पसंद आ जाती है। सुशील कुमार एक व्यापारी थे। उत्कर्ष अपने पिता के साथ फैक्ट्री चला रहा था। वह पढ़ा लिखा भी था, स्मार्ट भी था, इसलिए सब चीजों को देखकर उन्हें वो पसंद आ जाता है। वो उस फैमिली और उत्कर्ष को हर्षिता से भी मिलाते हैं।
हर्षिता ने भी उस उत्कर्ष को पसंद कर लिया था। उत्कर्ष ने भी हर्षिता को पसंद कर लिया था। जब सारी फैमिली और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद 24 जनवरी 2017 को उत्कर्ष और हर्षिता की शादी हो गई। इस शादी में कानपुर शहर के बड़े उद्योगपति के अलावा बड़े बड़े लोग आते हैं। पद्म अग्रवाल ने इस शादी में लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए होते हैं। उन्होंने बेटी की ज्वेलरी के अलावा ससुराल वाले को सब कुछ दिया जिनकी उन्होंने मांग की थी। शादी के 6 महीने तक हर्षिता का जीवन में खुशियां रहती है। हर्षिता के सास ससुर, पति, ननद सबसे उसे भरपूर प्यार मिलता है। लेकिन उसके बाद सास और ननद ताने देने शुरू कर देते हैं और उस पर घर के कामों का बोझ डाल दिया जाता है। घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, खाना बनाना, वो ऐसे ऐसे काम हर्षिता से कराते हैं जिसके लिए नौकरानी भी तैयार नहीं होती है। नौकरानी को भी कभी रखते हैं, कभी नौकरानी की छुट्टी कर देते हैं और सारे काम का बोझ हर्षिता अकेले पे डाल देते हैं। और बेचारी हर्षिता दिन भर घर का काम करती रहती है और उसके बाद अपनी सास और ननद के ताने भी सुनती है। और उसके बाद भी वो लोग उसके काम में गलतियां निकालने में लग जाते हैं। धीरे धीरे हर्षिता की सास रानू अग्रवाल का जुल्म बढ़ने लगता है। रानू हर्षिता के उठने, बैठने और सोने तक पर भी गलतियां निकालने लगती है। जब वह उत्कर्ष से इस बात की शिकायत करती है तो वह अपनी माँ का ही पक्ष लेता है और उल्टा वो भी उसे परेशान करने लगता है। वैसे तो ससुर सुशील अग्रवाल भी अपनी पत्नी को उकसाने पर हर्षिता को दोषी ठहराते हैं और परेशान करते हैं। फिर इन सबसे तंग होकर हर्षिता मायके चली जाती है तो ससुराल वाले की यह हरकत अपनी माँ बाप को नहीं बताती, क्योंकि वो सोचती है कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, सबसे प्यार करने लगेंगे। लेकिन उसकी चेहरे की उदासी उसकी माँ पकड़ लेती है, समझ जाती है उसकी बेटी अंदर से खुश नहीं है, वो दुखी रहती है, उसका चेहरा उदास रहता है। इस बात को नोटिस करते हुए एक दिन जब हर्षिता की माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या है, तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो, सब कुछ ससुराल में ठीक है? हर्षिता बोलती है, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ वहाँ नॉर्मल है। तब हर्षिता की माँ ने उसके सर पे हाथ रखकर पूछा तो बेटी हर्षिता रोते हुए अपनी सारी कहानी अपनी माँ को बताती है। बेटी की यह बात सुनकर हर्षिता की माँ संतोष का दिल टूट जाता है। वह अपनी बेटी को ससुराल ना भेजने का फैसला करती है। इस बात के बाद हर्षिता का पति उत्कर्ष खुद ससुराल आ जाता है और हर्षिता उसकी माँ से माफ़ी मांगता है और हर्षिता को अपने साथ लेकर ससुराल जाता है। इस बार सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। फिर वो मायके जैसा प्यार उसको करने लगता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही सब दोबारा शुरू हो जाता है। फिर से हर्षिता अपने मायके आ जाती है। हफ्ते बाद उत्कर्ष अपने पिता सुशील को लेकर साथ आया। दोनों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सुशील ने अपनी पत्नी रानू के गलत व्यवहार के लिए भी माफी मांगी। साथ ही साथ हर्षिता को परेशान न करने का वचन दिया। तब हर्षिता को ससुराल भेज दिया गया। सुशील अग्रवाल ने फैक्ट्री में नई मशीनें लगवाने के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया था। इस लोन की भरपाई के लिए हर्षिता के द्वारा कभी 30 लाख, कभी 40 लाख की वो मांग कर रहे थे, लेकिन पद्म अग्रवाल ने पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने बहुत बार पहले भी पैसे दिए थे, बहुत बार इनकी डिमांड पूरी की थी और जितनी बार इनकी डिमांड पूरी करते उतना ज़्यादा रकम ये वापस हर्षिता को बोलते अपने मायके से मांग कर लाने के लिए। ये सोचते हुए उन्होंने इस बार डिमांड को पूरा करने से मना कर दिया था। इसके बाद हर्षिता की सास रानू और उसका पति उत्कर्ष ने उसे कई बार मायके से पैसे लाने की बात की और ऐसा न करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। 2019 के मई महीने में पद्म अग्रवाल ने अमेरिका घूमने का प्लान बनाया। उन्हें लगा कि उनकी बेटी काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है, शायद वो लोग घूम फिर के आएंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उनकी बेटी भी खुश हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी बेटी गीतिका और उसके पति से भी पूछा, वो लोग भी तैयार हो गए जाने के लिए। उन्होंने सोचा कि सारी फैमिली मिलके हम अमेरिका जाएंगे। फिर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी गीतिका, उसका पति और इधर हर्षिता और उसके पति सबको जाने के लिए मना लिया और सबने साथ जाने का फैसला किया। पद्म अग्रवाल ने अपनी बेटी और दामाद का टिकट भी बुक कराया। फिर 25 मई को पद्म अग्रवाल अपनी पत्नी, दोनों बेटियों, दोनों दामाद के साथ अमेरिका टूर पर चले गए और 16 जून को वो अमेरिका से वापस लौटे।
टूर से लौटने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ वापस से नॉर्मल था। उसके ससुराल वाले उसे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे थे, सब कुछ पहले जैसा हो गया था, सब प्यार कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ें बस कुछ दिन के लिए थी। कुछ दिन तक वो लोग चेंज हुए थे, वापस से उनका बिहेवियर वैसा ही हो गया। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, फिर वापस से वही सब शुरू हो गया। रानू अग्रवाल हर्षिता को मानसिक रूप से बार बार परेशान करने लगी। उसने हर्षिता को कहीं जाने पर रोक टोक लगा दिया। जब हर्षिता घर से निकलती तब वह कार की चाबी छीन लेती और मारपीट गाली गलौज पे आ जाती। उन्होंने कई बार कई तरह से हर्षिता को पीटा था और बहुत बार हर्षिता पर रोक टोक लगाए थे। हर पिता बड़े ही लाड प्यार से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। पद्म अग्रवाल भी ऐसे ही पिता थे। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से पाला था, एक प्रिंसेस की तरह रखा था और जब शादी की उम्र हो गई तो उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से की थी। उन्होंने हर्षिता की शादी में लाखों रुपए खर्च किए थे। इसके बावजूद भी ससुराल वालों का लालच कभी कम नहीं हुआ। पद्म अग्रवाल ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ही वो पैसे की लालची उनकी बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने लगे थे। 2019 में उत्कर्ष की बहन परिधि की शादी थी और शादी के लिए उन्होंने हर्षिता के जरिए पैसे की मांग करनी शुरू कर दी थी। पूरा परिवार उनकी बेटी को पैसे के लिए परेशान करने लगा। फैक्ट्री शिफ्ट करने के नाम पर भी 30 लाख 40 लाख की मांग करते रहते थे। आज 11:30 बजे के करीब उनकी बेटी हर्षिता ने उनसे फोन पे बात की थी और फोन करके उसने बताया था कि उसके और सास के बीच लड़ाई हो रही है और सास उसे ताने मार रही है और साथ ही साथ झाड़ू से भी उसकी पिटाई कर रही है। और उसने ये भी बताया था कि वह चाहती है कि मैं उसके घर जाऊं और घर जाकर उसे लेकर आऊं। जब तक मैं आता तब तक काफ़ी लेट हो चुकी थी और अब मेरी बेटी नहीं रही। आखिर इन दहेज के लोभियों ने मेरी बेटी को मार डाला। पद्म अग्रवाल के इस बयान पर पुलिस आईपीसी धारा 418A, 304B और 506 और दहेज अधिनियम की धारा 3/4 के अधिनियम के अंतर्गत हर्षिता और उसकी सास रानू अग्रवाल, पति उत्कर्ष अग्रवाल, ससुर सुशील अग्रवाल, ननद परिधि और नंदोई आशीष के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। 6 जुलाई 2019 को हर्षिता का जन्मदिन था। उसके पिता ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी का प्लान किया था, सारी चीज की तैयारी कर रखी थी। लेकिन देखिए क्या हुआ, उस दिन उसकी आरती उठी। पद्म अग्रवाल अंदर से बिल्कुल ही टूट गए थे। जहां वो अपनी बेटी का बर्थडे मनाना चाहते थे वहां उस तारीख को अपनी बेटी की आरती उठा रहे थे। एक तरफ उनकी बेटी की आरती दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद जब उनको उनकी बेटी की लाश मिल जाती है तो पूरे इलाके में दुख का माहौल फैल जाता है। बेटी हर्षिता की अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ आ गई होती है। दूसरी तरफ हर्षिता की खबर न्यूज़ में आ गई और सारे शहर में गुस्सा फूट गया। लोगों ने एक साथ मिलकर हर्षिता को न्याय दिलाने की मांग की। कई सामाजिक संगठन भी सामने आए, इसमें से महिला मंच भी थे और उन्होंने सभी ने इस घटना का घोर विरोध किया और एकजुट होकर हर्षिता को न्याय दिलाने के लिए आगे आ गए। रानू अग्रवाल को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। बाद में 8 जुलाई को उत्कर्ष और सुनील को भी कोर्ट में पेश किया गया और उन दोनों को भी जेल भेज दिया गया। हर्षिता की मौत के मामले में जिनका नाम था उसमें से 5 आरोपी में से हर्षिता की ननद और नंदोई को केस से बाहर कर दिया गया। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उन्हें निर्दोष पाया गया। हालांकि पुलिस ने जेल तो भेज दिया उन लोगों को, लेकिन कानपुर के लोगों का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। दहेज हत्या के आरोपी सुशील कुमार ने जमानत और बचाव के लिए अदालत में हाई कोर्ट के सामने बीमारी का कारण बताया। पैसे की कोई मांग भी नहीं की गई बहू से, ये भी बोला। ऐसी दलील सुनकर पीड़ित पक्ष के वकील ने न्यायालय से जमानत का विरोध करते हुए दलील दी। हर्षिता की मृत्यु विवाह के 2.5 वर्ष के अंदर ससुराल में अमान्य परिस्थितियों में हुई है। दहेज हत्या एक अपराध है, गैर जमानती होने के साथ साथ गंभीर भी है। दोनों वकील की दलील सुनने के बाद जज ने कहा उनकी जमानत खारिज कर दी जाती है। आज भी वो लोग जेल में बंद है और अपनी सजा का इंतजार कर रहे थे।
दोस्तों, ये कहानी, ये घटना बताने से मेरा उद्देश्य बस यही था कि आप लोग सावधान रहें और ये सोचें कि जो एक बार दहेज की मांग करता है उसका लालच कभी नहीं कम होता। इसलिए हमें दहेज मांगने वालों का विरोध करना चाहिए, कभी उनकी डिमांड पूरी नहीं करना चाहिए, तभी अपनी हम बेटी को बचा सकते हैं। ये दुखद घटना यहीं खत्म होती है। फिर आपसे मिलेंगे नई घटना के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।